प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी कुछ वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपकी बात करने वाले हैं पीडीएस यूनिवर्सिटी, सेकंड यूनिवर्सिटी, सेकर क्या विद्यार्थी होंगे, बीए सेमेस्टर 2 क्या आप स्टूडेंट होंगे, बीए सेमेस्टर 4 क्या आप स्टूडेंट होंगे। महेंद्र में आपने हिस्ट्री ले रखी होगी। वो हिस्ट्री के अंतर्गत आपके टॉपिक का नाम होगा वुमेन्स इन इंडिया, यानी कि भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो आपका सिलेबस है, वो आपका 4 यूनिट में सिलेबस को बांटा गया है, आप सभी को पता है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ये आपका सिलेबस इस प्रकार बांटा गया है। जिसमें बताया गया डिटेल से, तो उन सभी डिटेल्स को हिंदी से हम नोट्स को करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके इस वीडियो से जुड़ जाइए। बिल्कुल आपको एकदम सटीक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तेजल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ना है, पहले आपको नहीं जुड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं आपकी यूनिट फर्स्ट के बारे में, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट का ये सिलेबस आपका दिया गया है, एक्सप्लोरिंग एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। तो लिंग क्या होता है, पितृसत्ता में क्या होता है, महिलाओं का इतिहास लेखन कैसा होता है, भारतीय महिलाओं की स्थिति कैसी है, पितृसत्ता क्या है। तो उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से हम बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद तेजल के यूट्यूब चैनल पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग क्या होता है, लिंग को समझना। तो लिंग का अर्थ होता है सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाएं, व्यवहार, अपेक्षाएं और पहचान है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए आधार निर्धारित की जाती है। यानी लिंग का अर्थ होता है सामाजिक और सांस्कृतिक के रूप में निर्मित एक भूमिका होती है जिसमें महिला और पुरुष को अलग अलग निर्धारित किया जाता है। यह जैविक लिंग यानी सेक्स से भिन्न है। लिंग सामाजिक रूप से सिक्का परिवर्तन का ही होता है, ठीक है। यानी कि एक आपका सामाजिक रूप से सिक्का परिवर्तन का रूप होता है, यानी कि या तो महिला होगी या पुरुष होगा या अदर जेंट्स होंगे, ठीक है। परंपरागत समाज में स्त्रियों की भूमिका घर परिवार तक ही सीमित रखी गई, यानी कि प्राचीन समय में लोगों को द्वारा एक धारणा रहती थी कि महिला केवल घर पे ही कार्य कर सकती है, वह बाहर कार्य नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती। यह पहले के समय में कहा जाता था। आधुनिक काल में लिंग समानता की अवधारणा पर बल दिया जा रहा है। वो महिलाएं भी सरकारी नौकरी कर रही है, महिलाएं भी गाड़ी चला रही है, महिलाएं भी देश से बाहर जा रही है, विदेशों में जा रही है, कार्य कर रही है, घर से बाहर निकल कर कार्य कर रही है, सरकारी नौकरी कर रही है, टीचर बन रही है। तो वर्तमान समय में आपकी महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं पितृसत्तात्मकता, पितृसत्तामीयता, एक पितृवंशीयता, एक मातृसत्तात्मकता। इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो पितृसत्तात्मकता क्या होती है, तो इसके बारे में बात की जाए तो पितृसत्तात्मकता के बारे में बात की जाए तो आपकी पुरुष प्रधान व्यवस्था होती थी। पितृसत्तात्मक के बारे में बात करें तो यह कैसी होती थी, तो आपको लिखना है कि यह पुरुष प्रधानता व्यवस्था होती थी, इसमें केवल पुरुषों की चलती थी। एक होता है पितृसत्तामीयता, विवाह के बाद स्त्री का पति के घर आकर रहना, यानी कि पितृसत्तामीयता किसे कहती है, आपकी प्रिय भाषा आ सकती है यहाँ पर। यानी कि पितृसत्तामीयता क्या है, विस्तार से समझाइए, इसका महत्व क्या होता है। तो ये आपको हल्के में नहीं लेना है, इसमें छोटे छोटे नोट्स, बेसिक नोट्स इसने अच्छे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपको समझना है। और आगे होता है पितृवंशीयता, वंश, उपमान और संपत्ति का उत्तराधिकारी पिता की रेखा से चलना, यानी कि पितृवंशीयता मैंने बात की जाए तो ये आपको होता है कि घर में सिर्फ केवल पुरुष की चलेगी, उसी की दादागिरी चलेगी, ये पितृवंशीयता होती है। और आधुनिक समय में जहाँ पर मातृ सत्तात्मक है, जहाँ वंश और संपत्ति माँ की रेखा से चलती है, भारत के कुछ जनजातीय समाजों में प्रचलित है। तो मातृ सत्तात्मक थोड़ी अच्छी है। पितृ सत्तात्मक पुरुष प्रधान होता है। और आपका पितृसत्तामीयता में आपका विवाह के बाद स्त्री का पति के आकर रहना होता है। वो पितृवंशीयता होती है, यानी वंश, उपमान और संपत्ति का अधिकार आपके पुरुष को होता है। मातृ सत्तात्मक में कुछ अच्छा है, जहाँ महिलाओं को भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इतिहास लेखन में महिलाओं की उपेक्षा के कारण, यानी इतिहास लेखन में कुछ लेखकों ने, कुछ इतिहासकारों ने महिलाओं की स्थिति को गलत बताया, ठीक है। इतिहास लेखन लंबे समय तक पुरुषों द्वारा पुरुषों की दृष्टिकोण से किया गया, यानी कि लंबे समय तक केवल लेखक आपके पुरुष ही होते थे। महिलाएं आप सोचेंगे तो पहले जब आपके भारतीय हरिश्चंद्र, आपके सूरदास थे और आपके जो बड़े बड़े आपके कबीर थे 1400 के लगभग, उस समय आपको वहीं पर भी कोई स्त्री दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। एक आपकी मीराबाई दिखाई देती है, उसको भी लोगों के समाजों के लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी क्योंकि वह कृष्ण भक्ति करती है। यानी कि प्राचीन समय में आपकी महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं दिए जाते थे, वह लेखक भी नहीं करती थी और अपने बारे में आवाज़ भी नहीं उठा पाती थी, ठीक है। स्त्रियों के योगदान का घर की मौत तक ही था, वो घर में रहती थी। लिखित स्रोतों में पुरुषों की कार्तिक को अधिक महत्व दिया गया है। सामाजिक पूर्वाग्रह और पितृसत्ता सोच इसके प्रमुख उदाहरण है, यानी पितृसत्ता समाज माना जाता है। महिलाओं के अध्ययन के स्रोत,
तो महिलाओं के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं आपकी? तो एक आता है शिलालेख, इसमें अशोक के शिलालेख और दानव दाम्पत्य आदि है। साहित्यिक स्रोत में आपको आता है वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ आती है, महाकाव्य आता है। और विदेशी यात्रियों के वितरण में आपका मेघश्नीत का आता है, एक हवेन सॉन्ग का आता है, एक आपका आदि आते हैं। एक मुद्राएं में आपकी आती है राजाओं और रानियों की मुद्राएं आती है, और आपकी पुरातात्विक स्रोत में आती है आपकी मूर्तियाँ आती है और अवशेष आते हैं। लोक परंपराएं में आपकी लोक कथाएँ आती है, गीत आती है, कहावतें आती है, रूटियाँ आती है, रीति रिवाज आपकी मनुष्य आते हैं। तो ये आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके बीच में पितृसत्ता क्या होती है। पितृसत्ता क्या होती है भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक था, हमने इसको रीड नहीं किया, इसके लिए समझ आते हैं। पितृसत्ता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें पुरुषों को सत्ता, अधिकार और निर्णय निर्धारण में प्रमुख स्थान था। परिवार, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था में शिक्षा, सभी क्षेत्रों में पुरुषों को ही वर्चस्व देती थी, यानी ओनली फॉर पुरुष ही पढ़ पाते थे, महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। आपके जो विभिन्न पहलू कौन कौन से आ जाते हैं आपके, तो ये तो आर्थिक स्थिति, यानी प्राचीन काल में कृषि, हस्तशिल्प, व्यापार आदि में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी कि पहले के लोग महिलाओं को सिर्फ अपने घर में ही काम करवाते थे, अपनी खेती करवाते थे। सामाजिक स्थिति, यानी कि शिक्षा, धर्म, विवाह, उत्तराधिकार आदि में समय के साथ परिवर्तन हुआ है, यानी कि अब लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है। कानूनी स्थिति, यानी धर्म स्तरों परंपराओं के महिलाओं के अधिकार सीमित किए गए हैं, अब इसको बढ़ा दिया गया है, पहले सीमित किए गए थे। सांस्कृतिक स्थिति, तो स्त्री को देवी के रूप में पूजा गया है, परंतु व्यवहार में असमानता रही है, यानी पहले स्त्री को देवी के रूप में पूजते थे लेकिन उसको व्यवहार में अच्छा नहीं दिया जाता था। राजनीतिक स्थिति में बात करती, इतिहास में कुछ कालों में महिलाओं ने शासन और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बात करते हैं महिला इतिहास लेखन का महत्व। महिला इतिहास लेखन का महत्व क्या है, किस प्रकार, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं आपके बीच में, बिना किसी देर के, बिना किसी डाउट के। तो यह इतिहास को अधिक समावेशी और संतुलित यथार्थपूर्ण बनाता है, महिलाओं के अनुभव और संघर्षी और उपलब्धियों को सामने लाता है। समानता में लिंग समानता और न्याय की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। नीति निर्माण और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया जाता है। मुख्य पात्र में आपकी आती है, इनको आपको रीड करना है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम चल लेते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो यूनिट 2 के बारे में चल लेते हैं आपके बीच में, ठीक है। तो अब आपका यूनिट 2 क्या है, वुमेन इन द एंसाइड इंडिया, यानी कि पारंपरिक समय में तो वुमेन की स्थिति, उसके बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहला था पारंपरिक भारत में पितृसत्तात्मक का विकास किस प्रकार हुआ था। पारंपरिक वैदिक काल में स्त्रियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि आपके जो वैदिक काल था उसमें महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे। और उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई, यानी वापस आपका उत्तर वैदिक काल आया, उसमें थोड़ी सी पारंपरिक वैदिक काल में तो महिलाओं को अधिकार दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वापस पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई, जिसमें महिलाओं को अधिकार कम दिए गए। परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशीय हो गए। स्त्रियों की स्थिति परिवार, धर्म और समाज के नियमों को नियंत्रित होने लगी। मनुस्मृति और अन्य धर्मस्थलों से स्त्रियों पर उनके प्रतिमा लगाए। आगे बात करें आपकी से धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य में स्त्रियाँ, तो ऋग्वेद में अनेक ऋषिकों का उल्लेख मिलता है कि जहाँ पे आपका दोबा, अपाला, लोपामुद्रा आदि है। उपनिषदों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा देखने का, ठीक है। एंड स्त्रियों को वैदिक शिक्षा अधिकार दिया गया। बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय के बाद स्त्रियों के लिए संन्यास और आध्यात्मिकता का भी गुण प्रचलित हो पाए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कानून की स्थिति एवं अधिकार। तो इसमें किस प्रकार होता है, वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति में सीमित अधिकार दिया गया था। विवाह के प्रकार ब्रह्म, देव, अर्थ, प्रजापत्य, गांधर्व, अश्रु, राक्षस, पेशा आदि का उल्लेख किया गया है। विधवाओं की स्थिति काल में बहुत कमजोर थी, पुनः विवाह पर प्रतिबंध, यानी विधवा जब कोई लड़की या कोई महिला का जब पति मर जाता था तो उन्हें वापस विवाह करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब पुरुष की कोई पत्नी मर जाती है तो पुरुष दूसरी लड़की से विवाह कर सकता था। उत्तराधिकारी के अधिकार बहुत सीमित थे। पारंपरिक भारत में पितृसत्ता धीरे धीरे मजबूत हुई। संगम साहित्य महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति का कारण है, जो मुख्य बिंदु है इनके बारे में नहीं बात करते हैं। संगम में महिलाएं, उनकी आवाज़ें कैसी उठी, तो संगम काल आपका 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक माना जाता है। महिलाओं को समाज और अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान था। कवियत्री अवेरा और
ललचेला आदि ने साहित्य की रचना की है। महिलाएं प्रेम, युद्ध, दान, वीरता और आदि विषयों में खुलकर अपनी भावनाएं रचित करती रही है। कला और वास्तुकला एवं शिक्षा में योगदान। तो स्त्रियां संगीत के लिए, चित्रकला के लिए लगातार कार्य करती रही है। उनको आगे नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें उन्होंने कार्य भी किया है। कुल मिलाकर स्थिति तो वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, यानी कि वैदिक काल में थोड़ा अच्छा था पारंपरिक वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनके अधिकारों को थोड़ा सा कम किया गया था। फिर भी कुछ क्षेत्रों में उन्हें समान शिक्षा का अधिकार भी दिया गया। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका अच्छी, व्यवहारिक और सक्रिय थी। और कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति विविधतापूर्ण और समय तथा स्थान वर्ग जाति के स्तर पर होती थी। उन्हें कम ही अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिना किसी देर के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी बिना डिटेल्स के साथ। तो हरम की राजनीति एवं जनक्षेत्र, इसके बारे में बात कर लेते हैं आपके इसमें। तो मध्यकालीन समाज में हरम केवल महिलाओं के रहने का स्थान नहीं था, बल्कि राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। महिलाएं परोक्ष रूप से राज्य की नीतियां और नियुक्तियों का प्रशासन में प्रभाव डालती थी। राज दरबार में रानियां, माँ की अन्य प्रभावशाली महिलाएं गुप्त कूटनीति में वाली थी। हरमन महिलाएं शिक्षा, कला, साहित्य और धार्मिक कार्यों को संरक्षण देती थी। और भक्ति काल में महिलाओं की स्थिति कैसी है? भक्ति काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो भक्ति आंदोलन में महिलाओं को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का स्वतंत्र मंच दिया गया। महिलाओं ने संत कवियत्रियों के साथ में समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। प्रमुख संत महिला में आपकी मीराबाई आती है, अकमा देवी आती है, ललेश्वरी की देवी आती है, आपकी बहनाबाई आती है, जनाबाई आती है, ये प्रमुख से आती है। आगे बात करें आपके बीच में पर्दा प्रथा, यानी कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा, जिसको आपके प्रतिबंधित भी किया था। आपकी किसी ने राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, किसे किया था? तो पॉलिटिकल स्टूडेंट उन्हें पता होगा। तो पर्दा प्रथा, मध्यकाल में पर्दा प्रथा का प्रचलन बड़ा, विशेष रूप से उच्च वर्गीय के लिए था। ये स्त्रियों को सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक गतिविधि से दूर रखने का एक साधन था। सती प्रथा की पति की मृत्यु के बाद पत्नी का चिता पर संयमन यानी सती होना मध्यकाल में वह प्रथा कुछ क्षेत्रों में समुदाय में प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाने लगी। और संतोष उपयोग, यानी आपकी जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको भी अपने पति के साथ मरना पड़ता था। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी महिला शासक एवं भक्तियाँ। इसमें एक तो आपकी रानी किटूर शेरनमा आती है, एक आपकी आती है मीराबाई। इन दोनों के बारे में आपको बात करनी है, तो आप डिटेल से आपको बात करनी है। तो इसमें रानी किटूरबाई कर्नाटक की किटूर राज्य की वीरांगना रानी थी। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लेमा के सिद्धांत का विरोध किया था। उन्होंने 1820 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष भी किया था, और उनका संघर्ष महिला, साइंस और स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। मीराबाई की बारे में बात की जाए, मीराबाई मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण भक्ति थी। मीरा ने भक्ति आंदोलनों को नई दिशा दी थी। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और कुलीन बंधनों को तोड़कर भक्ति मार्ग प्रदान किया था। उनकी रचनाएं पद्य, भजन, आज्ञा पर मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा, संपत्ति एवं धार्मिक केंद्रों में महिलाओं की भूमिका। शिक्षा, उस वर्ग की महिलाओं को शिक्षित किया जाता था और साहित्य, संगीत, कला में उसको विस्तृत योगदान आता था। और उन्हें जो गरीब लड़कियां थी उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया गया था। संपत्ति अधिकार, मुस्लिम कानून में महिलाओं को मेहर, विरासत आदि का अधिकार प्राप्त थे। हिंदू समाज में स्वाधीन की प्रथा थी और आपकी परंतु संपत्ति पर अधिकार सीमित थे। धार्मिक केंद्रों की बात की जाए, महिलाएं मंदिरों और दरगाहों, आश्रमों को दान देती थी। और मध्यकालीन समाज में महिलाओं की समक्ष चुनौती है, तो आपकी सामाजिक प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, शिक्षा और संपत्ति अधिकारों को सीमाएं और सही प्रकार का रोजगार नहीं देना, ये होता था। आगे बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 के बारे में बात कर लेते हैं मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अच्छे ही चाहिए हमें, बुरे नहीं चाहिए। ऐसे अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत है हमें। तो चलते हैं आगे। और आपके जो भी माइनर में सब्जेक्ट है, आप इस क्लास को देख रहे हैं, आपके दोस्त की कोई दूसरी माइनर की सब्जेक्ट की क्लास रह जाती है तो मैसेज कर देना, आपका लर्निंग वित्तेजर आपको प्रोवाइड जरूर करेगा। आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति में व्यापक बहस हुई है। राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र नारायण, विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले,
कल समाज खुलजी आदि ने महिलाओं शिक्षा का समर्थन किया, आंदोलन किया है। वेदन कॉलेज 1849 की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में समाज जागरूकता पैदा की है। महिला शिक्षा को सामाजिक सुधार का आधार माना गया है। विभाजन और शरणार्थी तो 1947 के विभाजन में लाखों महिलाओं को प्रभावित किया गया। हिंसा, अपहरण, विस्थापन, संपत्ति हानि जैसी का सामना करना पड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी तो महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट आपकी भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती है। सरोजिनी नायडू आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होती है। कमला नेहरू, अरुणा असीफा, कस्तूरबा गांधी आपकी गांधी जी की लुगाई थी। विजय लक्ष्मी पंडित आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई तो थी, इसकी बहन थी या कयावती लुगाई थी, हितो श्री उसकी रिलेशन में थी। महिलाओं ने नेतृत्व किया है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में भारतीय महिलाओं बड़े पैमाने में महिलाओं की भागीदारी की है। इसमें महिलाओं में आत्मविश्वास, राजनीति जागरूकता, समानता का भावना का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति, संविधान में महिलाओं को समान अधिकार और कानून की समक्ष समानता थी। हिंदू कोड, मिल विवाह और उत्तराधिकार संपत्ति अधिकार आदि में सुधार हुए हैं और लगातार बढ़ावा दिया गया है। उपलब्धियां यानी समकालीन चुनौतियां तो लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बालिका भ्रूण हत्या, महिला स्वास्थ्य जैसी समस्या बनी हुई है, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया क्योंकि भ्रूण हत्या होती थी उसको अब सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित भी कर दिया गया, कहीं पर भी चल रहा है। ठीक है। उपलब्धियां और प्रकृति तो भारत महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान और खेल, राजनीति, प्रशासन, कला और साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, पुलिस अधिकारी जैसी भूमिकाओं में अपनी महिलाएं आगे बढ़ रही और लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय संविधान तो इस प्रकार करते हैं कि उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो करना है आपको लाइक, शेयर, कमेंट। थोड़े से आपके बीच में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो जेंडर और जैविक लिंग में आकस्मिक अंतर क्या है? तो जैविक लिंग व्यक्ति की शारीरिक गुण होती है, शारीरिक संरचना पर आधारित एक प्राकृतिक व जैविक श्रेणी है। इसके विपरीत जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है जो समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिका है, व्यवहार और अपेक्षाकृत पहचान को परिभाषित करती है। आगे बात करते हैं आपके विषय इतिहास लेखन में पितृ सत्ता से क्या अभिप्राय है? पितृ सत्ता एक ऐसी सामाजिक, राजनीति, वैचारिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व और निर्णय लेने की क्षमता प्राथमिक रूप से पुरुषों में विश्वास होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को श्रम की क्षमता, गतिशीलता और लैंगिकता को पुरुषों के नियंत्रण में रखा जाता है। पितृसत्तात्मकता की परिभाषा दीजिए। पितृसत्तात्मकता विवाह के बाद में निवास की उस सामाजिक प्रथा को कहा जाता है जहाँ नवविवाहित वधू को अपना मूल घर छोड़कर अपने दूल्हे के यानी पिता के घर पर रहना, दूल्हे के यानी पैतृक परिवार के घर पर रहना पड़ता है, अपने पति के घर पर रहना पड़ता है। पितृवंशिकता क्या है? तो पितृवंशिकता आपको बताया था कि कुल का नाम, संपत्ति का उत्तराधिकार, सभी का अधिकार अपने पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, पुरुष का में होता है, इसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता। मातृवंशिकता क्या है? तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी आपके बीच में कि ये जिसमें वंश, नाम और संपत्ति का साधन माता से पुत्री को यथार्थ स्त्री रेखा के माध्यम से होता है, यानी कि स्त्री को यहाँ पर पॉजिटिव दिया जाता है। ऋणवैदिक काल में स्त्रियों की धार्मिक स्थिति कैसी थी? ऋणवैदिक काल में आपकी धार्मिक स्थिति गरिमामय थी, उन्हें पुरुषों के समान अपने संस्कार का अधिकार था। वे अपने पतियों के साथ यज्ञों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी और पला, गोसा, लोपुमुद्रा, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद मंत्रों के लिए भी कार्य किए हैं। उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट के दो प्रमुख कारण। उत्तरवैदिक काल में कृषि के विस्तार और जटिल यज्ञीय कर्मकांडों के उदय कारण महिलाओं को सामाजिक स्थिति में गिरावट को देखने को मिला है। संगम साहित्य तो संगम साहित्य क्या होता है? तो प्राचीन सुदूर दक्षिण भारत में महिलाओं के लिए केवल घरेलू तक सीमित था। वे धान की रोपाई और अन्य के कार्य में व्यस्त रहती थी। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और बड़ी वाली क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पीडीएफ मिल जाएगा, आपको बताया था ना मैंने, बताया नहीं तो मैं आपको फिर वह बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो ये होते हैं आपके नोट्स कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और नोट्स कहाँ पर मिलेंगे तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और आपकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 5849 84 91 मैसेज कर देना है, हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है।
टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर देंगे, उसकी लिंक दे देंगे नीचे। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, लर्निंग विद तेजल के टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना है। लर्निंग विद तेजल आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पर मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, और आपको एक समस्या आती है तो यहाँ पर मैसेज कर देना, वहाँ पर भी हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी वीडियो में इसी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, साथियों।